हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती वाले हो जाइए तैयार। आज लेके एक बार फिर से आ गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशल क्लास। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न को और पूरा क्लास जरूर देखा करें। वर्ष 1930 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़के और लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। और वो भी 1930 के शारदा अधिनियम द्वारा पूछा गया है। तो वो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि वो हो जाएगा लड़कियों के लिए जो न्यूनतम आयु थी वो 14 वर्ष और लड़कों के लिए जो न्यूनतम आयु थी वो 18 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब और चलिए इसमें बात करते हैं कि क्या क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो इससे बन जाता है, आपको ध्यान देना है क्या बन जाता है। पूछ देता है आपसे कि शारदा अधिनियम का आधिकारिक नाम क्या था। अगर आपसे आधिकारिक नाम पूछ दे तो आधिकारिक नाम, तो ध्यान दीजिएगा शारदा अधिनियम का आधिकारिक नाम था बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। तो ये एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है। चूंकि 1929 यहाँ पर क्यों आया, चूंकि 1929 में इम्पीरियल, नाम लिखिएगा पूरा, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव क्या कहता है, काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इसे क्या किया गया था, पारित किया गया था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि किसके द्वारा पारित किया गया था, लेकिन जो लागू की बात आई है तो लागू 1930 में किया गया था, इसीलिए 1930 का शारदा अधिनियम से जाना जाता है। वहीं आपको पता होना चाहिए कि जो ये शारदा अधिनियम है किसके नाम पर रखा गया था, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो शारदा अधिनियम जो है किसके नाम पे रखा गया था, तो राय साहिब हर बिलास शारदा के नाम पर रखा गया था। ठीक, बाकी अगर इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, शारदा अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य पूछ ले आपसे तो ध्यान दीजिएगा प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या था, बाल विवाह रोकना। तो ये आपको ध्यान रह जाएगा आसानी से, चूंकि ये बाल विवाह निषेध अधिनियम ही था। हालांकि बात करेंगे तो शारदा अधिनियम में 1978 में क्या हुआ था, संशोधन हुआ था, और ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो संशोधन जब हुआ 1978 में, इसके बाद जो आयु होगी न्यूनतम आयु की बात करें तो इसके बाद जो लड़कियों की न्यूनतम आयु हो गई वो 18 वर्ष हो गई, और लड़कों का क्या हो गया, लड़का का हो गया 21 वर्ष। और आज वर्तमान में भी क्या है, यही लागू है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 21 और 18 वर्ष भी था, लेकिन ये हुआ कब, 1978 के संशोधन के बाद। तो ये रहा देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का पहला प्रश्न, और पहले प्रश्न से हमें कितनी सारी जानकारियां मिल गई। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ब्रिटिश भारत में शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा ये कब हुआ था, तो 1946 में। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हुआ कहाँ था इसका, तो ध्यान दीजिएगा मुंबई, यानी तब इसको क्या बोला जाता था, बम्बई। तो यहाँ हुआ था इसका स्थापना या शुरुआत कह सकते हैं। वहीं ध्यान रखिएगा कि इस विद्रोह की शुरुआत, जी स्थापना नहीं, अगर इस विद्रोह की शुरुआत की बात करेंगे तो आईएनएस तलवार नामक नौसैनिक जहाज, ये भी आपसे एक प्रश्न बन सकता है कि नौसैनिक जहाज के नाविकों ने किया था, नाविकों ने इसका क्या किया था, शुरुआत किया था। तो देखिए पहला प्रश्न हुआ कि
भारत में शाही नौसेना विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 1946 में। कहाँ हुआ? तो मुंबई में। इसकी शुरुआत किस जहाज के नाविकों ने की? तो INS तलवार नौसैनिक जहाज के नाविकों ने। तो इस तरह से आपको प्रश्न क्या होता है एग्जाम में देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करें कि इस विद्रोह का होने का मुख्य कारण क्या था, ये विद्रोह शुरुआत क्यों हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय सैनिकों के साथ, भारतीय सैनिक के साथ क्या होता था, भेदभाव, उसी को लेकर। नाम क्या है? शाही नौसेना विद्रोह। तो ध्यान आपको होना चाहिए, ये इसका कारण बना था। और शाही नौसेना विद्रोह में अगर हम बात करें तो लगभग कितने नौसैनिक शामिल थे? तो लगभग 20,000। कितने? तो 20,000 नौसैनिक जो थे इसमें शामिल थे। तो कभी कभी आपसे ये डाटा भी पूछ लेता है, लगभग में आपको ध्यान रखना है। वहीं आपसे एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि शाही नौसेना विद्रोह को, शाही नौसेना विद्रोह को समर्थन किनका किनका मिला था? विद्रोह को समर्थन की बात करेंगे तो जैसे ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा भगत सिंह, भगत सिंह क्या कहता है, तो इनका समर्थन मिला था। और ऑप्शन में रहेगा आपको सुभाष चंद्र बोस, तो इनका भी समर्थन मिला था। वहीं और रह सकता है आपके ऑप्शन में महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। और ऑप्शन में आपका रहेगा बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, भगत सिंह का समर्थन रहा था, सुभाष चंद्र बोस जी का भी समर्थन रहा था, बाल गंगाधर तिलक जी का भी समर्थन रहा था, लेकिन महात्मा गांधी जी का इसमें समर्थन नहीं रहा था। तो हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि इनमें से किनका समर्थन नहीं रहा था, तो महात्मा गांधी जी का। ठीक, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। और हाँ, क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया कीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न में बहुत सारे लोग गलती भी करते हैं, लेकिन यहीं पर आपको क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे कि किस तरह से और क्या क्या प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो स्वतंत्र भारत के जब प्रथम गवर्नर जनरल की बात आएगी तब कौन आ जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। वही बात करें तो इसकी और क्या ध्यान रख सकते हैं, देखिए सी राजगोपालाचारी से क्या ध्यान रख सकते हैं, जब पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल, तब क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी राजगोपालाचारी। लेकिन जब भारतीय नहीं लगा रहेगा तब क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। तो यही यहाँ पर आप लोगों को क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ ले कि ब्रिटिश भारत का, देखिए प्रश्न किस तरह से फंसा सकता है कि ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन था, तब इसका क्या हो जाएगा, चूंकि ये ब्रिटिश भारत के टाइम की पूछ रहा है, तब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक, वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछ दे, एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश भारत का पहला वाइसराय कौन था, पूछा जाता है प्रश्न। बिहार के किसी भी एग्जाम में ये सब प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो ब्रिटिश भारत का जब आपसे पहला वाइसराय पूछेगा तब कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो एक एक पॉइंट आपको ध्यान देना है और साथ ही साथ आप कोशिश करें कि नोट डाउन करते हुए चलिए। 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? हर कदम पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न दिखेंगे जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 1878 में पारित किया गया था। कब? तो 1878 में।
किसने पारित किया था? तो ये पारित किया था लॉर्ड लिटन ने। यहाँ भी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन में। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछेगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित किसने किया, कब किया, तो 1878 में लॉर्ड लिटन ने किया। लेकिन अगर यही आपसे पूछ देता कि निरस्त किसने किया था, तो 1881 में। कब? तो 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा क्या कर दिया गया था, इसको निरस्त कर दिया गया था। और दोनों प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो दोनों का ध्यान होना चाहिए। वहीं चलिए लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन से दोनों से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, एक ही जगह चलिए करा देते हैं आपको। एक तरफ लॉर्ड लिटन और एक तरफ कौन, लॉर्ड रिपन की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट, सबसे बड़ी बात, अगर इसका शासनकाल की बात करेंगे तो 1876 से 1880 तक इसका शासनकाल रहा। वहीं लॉर्ड रिपन की बात करेंगे तो 1880 से 1884 तक इसका शासनकाल रहा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसने क्या किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या किया था, पारित किया था, अभी हम लोग पढ़े। लेकिन रिपन ने क्या कर दिया था, इसको निरस्त कर दिया था। ये काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान में रख लेना है। ठीक, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए लॉर्ड लिटन से संबंधित में एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि इसने क्या किया था, एक नाम था रिचर्ड अस्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था। क्या किया था, एक अकाल आयोग का इसने गठन किया था। तो पूछ देता है किसके समय में, तो ये लॉर्ड लिटन के समय में। वहीं लॉर्ड रिपन में आप एक पॉइंट और ध्यान रख लीजिएगा जो बार बार पूछ लिया जाता है कि 1881 में क्या हुआ था, तो सर्वप्रथम क्या हुआ था, नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। ये भी प्रश्न कई बार आपसे बिहार के एग्जामों में पूछ लिया जाता है, तो हो सके बिहार शिक्षक भर्ती में भी पूछ ले, तो ध्यान जरूर रखना है। आगे के प्रश्न को देख लेते हैं और एक एक प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बंगाल में भू राजस्व अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ध्यान दीजिएगा ये किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस से और क्या क्या सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, पहले इसका काल ध्यान रखना है कि 1786 से 1793। ठीक, वहीं आपको पता है अस्थाई बंदोबस्त इसने जो है 1793 में ही लागू किया था। ये भी बात आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक, और इसने अगर बात करें तो 1793 में क्या कहता है, बिहार बंगाल उड़ीसा यही आदि क्षेत्रों में क्या किया था, ये अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया था। ठीक, ये पॉइंट हो गया। साथ ही साथ आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस से ये ध्यान रखना है कि इसको भारतीय सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। और इसका आप एक पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि ये एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसकी क्या है, इसकी समाधि पूछ लेता है कि जिसकी समाधि कहाँ स्थित है, तो भारत के कहाँ स्थित है, गाजीपुर में स्थित है। और गाजीपुर कहाँ पड़ता है, तो यूपी में। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। तो एक एक छोटा छोटा बिंदु को ध्यान देते हुए चलना है। चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न आ चुका है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये कांग्रेस से संबंधित, और आपको बता दें कि 2-3 दिन पहले ही आपको क्लास करवाया गया है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसमें सारा अधिवेशन आपको पढ़ा दिए हैं, एक एक पॉइंट, तो आप लोग उस क्लास को जाके देख सकते हैं। वही कांग्रेस के संस्थापक की बात आई है तो आपको अच्छे से पता है कि A.O. ह्यूम क्या थे, इसके संस्थापक थे। ठीक, वही बात करें कांग्रेस की स्थापना की बात आ जाती है तो स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ये कई बार पूछा गया है। वही बात करें तो ये बोमेश चंद्र बनर्जी हैं ऑप्शन में, जो क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? तो बोमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। ये भी आपसे पूछ लेता है। जिन्होंने कौन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1885 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कहाँ हुआ था? तो बम्बई में आयोजित हुआ था। और इसमें 72 प्रतिनिधि, कितना? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ये भी आपसे पूछा जाता है। तो आशा करते हैं आपका एक एक पॉइंट क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। और एक बार आप लोग जाके INC वाला जो क्लास कराया गया है 30 से 35 मिनट का ही क्लास है, आप अगर एक बार उसको देख लेंगे तो आपका INC उसका अधिवेशन सारा क्लियर रहेगा। 7 नंबर पे चर्चा कर लेते, फिर से आ गया है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही संबंधित प्रश्न। यहाँ पे आ गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, तो इसकी चर्चा तो अभी ही हम किए कि कौन हो जाएंगे? बोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, ये पॉइंट हो गया। वहीं अगर आपसे पूछे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन, सॉरी प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम पारसी अध्यक्ष तब कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। वहीं पूछ दे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? सारे किनसे संबंधित है? INC से संबंधित पूछा जा रहा है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तब क्या ध्यान रखना है? बदरुद्दीन तैयब जी। उसमें हम आपको सारा डिटेलिंग के साथ पढ़ाए हैं, एक बार आप देखिए तो जाके। वहीं प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर दे तो, जब यहाँ प्रथम का ही बात आया है तो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेगा तब कौन हो जाएंगी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। और ये चैनल संबंधित जानकारी, तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं, चाहे आपको PGT देना हो, TGT देना हो, PRT देना हो, GK GS के लिए आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। सॉल्यूशन बाय PJ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर जरूर कीजिए। आपका कोई सुझाव हो तो एक कमेंट करके बता दिया कीजिए। प्लस क्लासेस कैसी लगती है कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को हाइप करना मत भूलिए। हाइप का ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा, तो प्लीज़ हाइप कर दिया कीजिए। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री के अगले प्रश्न को देखते हैं, और बिल्कुल लास्ट तक देखा कीजिए। जो आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 1876 में की गई थी। कब? तो 1876 में। कहाँ की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा, ये कलकत्ता में की गई थी। कहाँ? कलकत्ता में। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा। ठीक, ये बात आपको पता होना चाहिए। वहीं कुछ और क्रांतिकारी संगठन पे हम चर्चा कर लेते हैं जिसका पूछ लिया जाता है। ठीक, एसोसिएशन से आपको और कौन सा एसोसिएशन का ध्यान आता है? काफी पूछता है, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिकन। रिपब्लिकन क्या हो जाएगा? एसोसिएशन। पूछ लिया जाता है कि इसको शॉर्ट में लिख दीजिएगा HRA, कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। स्थापना या संस्थापक किसने किया था? संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सन्याल। सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएंगे। हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल भी इससे संबंधित हो जाएंगे।
राम प्रसाद बिस्मिल। एक से अधिक का ऑप्शन रहेगा तो उसमें मारिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी। वहीं एक प्रश्न आपसे और पूछता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1928 में हुई थी। और किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने। तो दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, आगे की चर्चा करते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से असुमेलित यानी कि एक गलत युग्म का हमें चयन करना है। एक तरफ आपका संगठन है और एक तरफ आपका संस्थापक है। चलिए, और ऐसे प्रश्न आपको दिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। ए में है मद्रास हिंदू समिति। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि इसका स्थापना जो है मद्रास हिंदू समिति का 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। और इसके संस्थापक की बात करेंगे तो एनी बेसेंट थी। तो ये तो आपका सही निकल गया। एक ये नंबर क्या है? सही दिया हुआ है। वहीं दूसरा बात करेंगे धर्म सभा। तो धर्म सभा की स्थापना की बात करेंगे तो कब हुआ था? 1830 में हुआ था। कब? तो 1830 में। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो राधा कांत देव। और जो सही है जानकारी दी जा रही है, नोट डाउन करते हुए चलिए। तीसरा नंबर है तत्वबोधिनी सभा। और क्या दिया है? तत्वबोधिनी सभा की बात करें तो पहले इसका स्थापना कब हुआ था? 1839 में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, इसका भी स्थापना जो है बंगाल में हुआ था। कहाँ? तो बंगाल में। और तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ दिया है स्वामी विवेकानंद, जो कि गलत दिया हुआ है। यहाँ होना क्या चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का 1839 में बंगाल में स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चूंकि हमसे गलत पूछा जा रहा था। अब ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। शारदा सदन। तो शारदा सदन का स्थापना कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, 1889 में ही हुआ था। और अगर हम बात करें इसका स्थापना कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थी? तो रमाबाई। तो ये भी सही आपका दिया हुआ था। हमें गलत ही मिलान चुनना था, जो कि मिल चुका। आप एक जगह इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ किसका गलत हुआ? जो स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद से भी चलिए कुछ ध्यान रख लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद से आपको ध्यान रख लेना है रामकृष्ण मिशन, जो बार बार पूछ लिया जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। कब किया था? तो 1897 में। कहाँ किया था? तो कलकत्ता में। ठीक, ये जानकारी। एक इनसे ही संबंधित आपको और ध्यान रखना है, वेदांत सोसाइटी। वेदांत समाज या वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? तो 1896 में। कहाँ किया था? तो न्यूयॉर्क में। तो देखिए, इतने सारे में से आपसे क्या पूछ लिया जाए, इसलिए हर बिंदु महत्वपूर्ण होता है। 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। और अभी 10 में बस नहीं होने वाले हैं, अभी और भी प्रश्न हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अब यहाँ पूछ रहा है आपसे बंगाल का, ये ध्यान दीजिएगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम जो था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आपको पता होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग अधिनियम या फिर एक्ट के तहत क्या हुआ था? जो बंगाल का गवर्नर उसको क्या कहने
कहा जाने लगा था? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो ये एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रख सकते हैं। और क्या प्रश्न आपसे पूछ सकता है, आपको ध्यान में होना चाहिए? आपसे पूछ सकता है कि इसका कार्यकाल, काफी पूछा है, कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1773 से 85 तक। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसे नियुक्त किया गया था, ये बात हुई। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत में अंग्रेजी भाषा को, भारत में अंग्रेजी भाषा को प्रशासनिक भाषा, प्रश्न जरूर ध्यान दीजिए कि पूछ क्या रहा है, प्रशासनिक भाषा बनाने की शुरुआत किसने की थी? प्रशासनिक भाषा बनाने की शुरुआत किसने की थी? तो ये भी इसी ने किया था। किसकी चर्चा हो रही है? वारेन हेस्टिंग्स ने। तो इसी में आपको पॉइंट क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। और इसने क्या कर दिया था? द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। ये भी पूछता है कि बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? द्वैध शासन को समाप्त तो वारेन हेस्टिंग्स ने ही किया था। ठीक, चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न। मॉडर्न हिस्ट्री तो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है, इसलिए आप लोग देखिए, सुनिए और नोट डाउन जरूर कीजिए। और लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, तो लाइक भी कर दिया कीजिए। लाइक में क्यों कंजूसी करते हैं आप लोग? भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, ये कौन थे? क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यही आपसे पूछा ही जा रहा था। वहीं एक नाम और ध्यान रखते हैं, देखिए विंस्टन चर्चिल की जब बात आएगी तो ये जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, जब क्रिप्स मिशन भारत आया तब क्या थे? तब ये ब्रिटिश, तब यह क्या थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो ये भारतीय स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली, और जब क्रिप्स मिशन भारत आया था कब? 1942 में। तब कौन? तो विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल से एक पॉइंट और आपसे क्या ध्यान रख लेना कि महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को इसने क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ठीक, चलिए आगे की देखते हैं। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बार बार बोल रहे हैं, आईएनसी वाला क्लास जाके जरूर कर लीजिए, आपका इससे एक भी प्रश्न बाहर एग्जाम में नहीं जाने वाला है। तो 1931 वाला ध्यान रखिएगा, ये कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक, काफी बार ये पूछा जाता। और इसमें मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार प्रस्ताव को पारित किया गया था, प्रस्ताव को पारित किया गया था कराची का 1931 का अधिवेशन में। ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक, वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि इनको सरदार की उपाधि प्रदान थी। किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने। किसने? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ये कई बार आपसे पूछा भी गया है प्रश्न। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनको भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। कौन पुरुष? तो भारत का लौह पुरुष। फिर इनको क्या कहा जाता है? बिस्मार्क की, भारत का बिस्मार्क का भी उपाधि प्राप्त है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और ये किस सत्याग्रह से संबंधित हो जाते हैं? तो बारदोली सत्याग्रह से। तो ये सब प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की चर्चा कर लेंगे कि अगला प्रश्न क्या है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पहले तो इसका राइट आंसर। और अगर हम इसमें बात करें तो ध्यान दीजिएगा, क्या प्रश्न बन सकता है आपसे कि रास बिहारी घोष और ये 1907 ध्यान रखना है। और इसी में क्या हुआ था, दो गुट में बट गए थे और वो दो गुट क्या हुआ था, यानी गरम दल और नरम दल में विभाजित के रूप में, सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है, आपको पता है। और अगर बात करें तो ये क्या कहता है, गरम दल में आपसे पूछ लेता है कि कौन कौन सा आदमी थे। गरम दल कहने का मतलब हो गया, इनको उग्रवादी नेता भी कहा जाता है। कौन नेता? उग्रवादी नेता के अंतर्गत। और नरम दल वाले हो जाएंगे उदारवादी नेता, उदारवादी नेता। तो अगर हम बात करें उग्रवादी नेता में, तो उग्रवादी में क्या था, लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल से आप क्या ध्यान रखेंगे, लाला लाजपत राय। और कौन हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक। और पाल से कौन हो जाएंगे, बिपिन चंद्र पाल। ये सब क्या थे, गरम दल के नेता थे। इसी में आप एक नाम और ध्यान रखेंगे, अरविंद घोष जी का भी। अरविंद घोष जो भी गरम दल के ही नेता में आते हैं। वहीं उदारवादी नेता या नरम दल नेता की अगर हम बात करें तो जैसे इसमें आ जाएंगे दादा भाई नरौजी आ जाएंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आ जाएंगे, फिरोज शाह मेहता। हो सके आपसे पूछ दे इनमें से कौन नहीं है या इनमें से कौन है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब हो जाएंगे आपके क्या, नरम दल के नेता। ठीक, चलिए आगे की ओर चलते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कब किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक फिर से एक बार आ गया, और आपको कुछ देर पहले ही चर्चा किए कि पूछ दे आपसे कि ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। पहला, आज आपको देखिए सारा कंफ्यूजन दूर रहेगा क्योंकि सारे प्रश्न शामिल ही कर दिए गए। तो ये कौन हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये सती प्रथा को अवैध घोषित कब किया था, तो 1829 में। कब, तो 1829 में। ठीक, वहीं अगर बात करें और प्रश्नों की तो इससे ध्यान रखिएगा, ये सती प्रथा से संबंधित हो जाता है। साथ ही साथ ठगी प्रथा का दमन से, शिक्षा का क्या कहता है, पश्चिमीकरण से। इस तरह से भी आपको दिया रहेगा, पूछेगा इसमें से किससे संबंधित है। तो सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिक्षा का पश्चिमीकरण, ये सब तीनों से संबंधित था कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर हम इसमें बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि सती प्रथा में किस समाज सुधारक ने इसका समर्थन किया था, ये पूछ लिया जाता है। तो राजा राम मोहन राय ने। पूछ लेता है कि ठगी प्रथा का दमन किसके नेतृत्व में इसने किया था, तो कर्नल सिलीमन के। किसके, तो बताइए, दूसरा कलर से लिखा गया, कर्नल सिलीमन के नेतृत्व में। तो जो प्रश्न बनता है वो आपको सारा हम कोशिश करते हैं कि बता ही दे। ठीक, बाकी आप लोग सपोर्ट करते ही नहीं है तो दुख लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी आप लोग का सपोर्ट क्यों नहीं मिलता है। चलिए आगे की चर्चा करेंगे। बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, बताइए। कुछ देर पहले ही आपको पढ़ाए कि कौन किए थे, तो ये किए थे कहाँ गए, स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था। वहीं आपसे पूछ लेता है कि स्वामी का उपाधि इनको किसने प्रदान किया था, तो खेतड़ी के राजा ने। किसने, तो खेतड़ी के राजा द्वारा इनको ये उपाधि प्रदान
किया था। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने ही किया है। वेदांत सोसाइटी 1896 में। कहाँ? तो न्यूयॉर्क में। ये अभी हम लोग कुछ देर पहले ही आपको चर्चा किए थे। और अगर बात करें तो इनके गुरु का नाम कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो रामकृष्ण मिशन उन्हीं के नाम पर है। रामकृष्ण परमहंस इनके क्या थे? गुरु थे, और उनके ये मुख्य शिष्यों में से एक थे। उसी तरह से जिस तरह से रामकृष्ण मिशन का जाने, अगर आपसे पूछ ले आत्मीय सभा, आत्मीय सभा या फिर ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, ये किया था राजा राम मोहन राय ने, और कई बार पूछा हुआ है, तो इसीलिए आपको एक ही जगह बता दिए जा रहा है। ठीक वहीं अगर आपसे पूछ ले कि क्या कहता है आर्य समाज का स्थापना, आर्य समाज, तो ध्यान दीजिएगा दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती कई बार आपको पढ़ा चुके हैं। ये सब तो आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। अब एक यहाँ पर एक प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग देते नहीं है, पर दिया कीजिए, आप ही का रिवीजन होगा। क्या देना है आपको? बताना है थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न में से एक है। अभी आगे की और प्रश्न पे चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया था? वो वाला क्लास देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। आईएनसी का देख के देखिए, आपका एक भी प्रैक्टिस करने पर क्या कहता है, अधिवेशन से प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया था, राष्ट्रीय गीत गाया गया था, यानी कि वंदे मातरम की बात हो रही है। वंदे मातरम, जो ठीक संस्कृत भाषा में रचा गया था, और इसे लिखा किसने है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो आनंद मठ में। कहाँ? तो आनंद मठ में इसका उल्लेख मिलता है। ये भी आपसे कई बार पूछा भी गया है। और अगर इसकी बात करें अवधि क्या है, तो राष्ट्रीय गीत गाने का 65 सेकेंड अवधि है। ये बात आपको पहले से भी पता होगा। वही हमारा राष्ट्रीय गान की बात करें, राष्ट्रीय गान तो कौन हो जाएगा? जन गण मन। हालांकि ये सब चीज़ आपको तो पता ही है, इसको क्या ही लिखें। चलिए आगे की। और हाँ, कलकत्ता अधिवेशन 1896 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, रहीमतुल्ला सयानी जी ने, रहीमतुल्ला एम सयानी। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। आगे की चर्चा करते हैं। 17 वर्ष 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने किया था? बीडी सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया था। कब किया था? तो 1904 में किया था। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अभिनव भारत को ही शुरुआत में बात करें तो मित्र मेला संगठन के रूप में कहाँ? तो नासिक में स्थापित किया गया था। तो ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ। तो इस प्रश्न में कुछ ऐसा है नहीं, और इसके पहले हम बहुत सारा क्रांतिकारी संगठन सब पढ़ ही चुके हैं। और एक बार फिर से चैनल संबंधित जानकारी, तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं, सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग लाइक शेयर कमेंट जो भी है कर दिया कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करिए, लोगों तक पहुंचाइए। यही आपसे सपोर्ट की उम्मीद रहती है। बाकी आपको सारे क्लासेस रेगुलर मिलते रहेंगे। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड जीके जीएस जितनी भी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बहुत ही मेहनत से प्रश्न दे रहे हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। तो आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा लोगों तक क्लास को पहुंचाइए। चलिए आगे की प्रश्न देखते हैं।
गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखा था? ये लिखा था 1909 में। कब? तो 1909 में हिंद स्वराज की रचना। मूल भाषा की बात करें तो मूल रूप से ये गुजराती भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? तो गुजराती भाषा में। वहीं इनका कुछ और साहित्यक कार्य की बात कर ले। साहित्यक कार्य किनकी? महात्मा गांधी जी की, जिसमें एक तो हम जान गए हिंद स्वराज की बात, हिंद स्वराज 1909 की। ठीक, उसी तरह से आप ध्यान रख सकते हैं इंडियन होम रूल रहेगा तो भी क्या हो जाए, ये सब सारे महात्मा गांधी से ही, ये 1910। और क्या ध्यान रखेंगे आप? एक मंगल प्रभात ध्यान रख लीजिएगा, साहित्यक है सब, मंगल प्रभात जो महात्मा गांधी जी की रचना है, तो ये 1930 में। ठीक, पूछ लेता है निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का चयन कीजिए। फिर से हमें गलत चयन करना है। एक तरफ आपका समाचार पत्र है और एक संपादन कर्ता का नाम मिलान। ए में है कॉमन बिल, तो कॉमन बिल से कौन संबंधित हो जाएंगी? एनी बेसेंट, ये आपको पढ़ाया हुआ भी है, तो ये तो सही हो गया। बी है संध्या समाचार पत्र, तो इससे संबंधित कौन हो जाएंगे? ब्रह्मा बांधव उपाध्याय। और जब सही सही है तो इसको लिख लिया कीजिए। वहीं तीसरा है मराठा, मराठा एक और ध्यान रख लीजिएगा, केसरी, ये दोनों संबंधित हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक से, तो ये भी सही दिया हुआ था। ऑप्शन डी है द इंडियन ओपिनियन अरविंद घोष, तो क्या ये सही दिया हुआ है? नहीं, ये गलत दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चूंकि इंडियन ओपिनियन जो है ये किनके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा गांधी जी द्वारा, इसीलिए ये जोड़ा क्या है यहाँ पर? गलत दिया हुआ है। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके महारानी विक्टोरिया को किस अधिनियम द्वारा भारत की सामग्री घोषित किया गया था? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये अधिनियम था 1858 का अधिनियम, जिसे बात करें तो ये 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक, ये बात हो गई। और इसमें ही क्या हुआ था, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश काउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया था, वही तो आपसे प्रश्न पूछा गया था। वही बात करें इसमें और आपको क्या ध्यान रख लेना है जो आपसे बार बार पूछ सकता है, इसमें एक आपको ध्यान रख लेना है 1861 का। क्यों? चूंकि 1861 से आपको ये ध्यान रखना है कि क्या हुआ था इस अधिनियम में, 22 इसके द्वारा 22 राय को, किसको? 22 राय को अध्यादेश जारी करने का, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान जरूर रख लीजिएगा। वहीं 1833 का, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और केवल एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था। चलेंगे आज के मॉडर्न हिस्ट्री के अंतिम प्रश्न पे, और ये प्रश्न आपको कई बार अच्छे से डिटेलिंग के साथ पढ़ाया हुआ है, फिर भी चलिए डिस्कस कर ही देते हैं। महात्मा गांधी के निम्नलिखित सत्याग्रह आंदोलनों का सही समयानुक्रम क्या है? पहला है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, तो ये 1919 में हुआ था। वहीं खेड़ा सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये 1918 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो 1917 से संबंधित हो जाएगा, जो कि महात्मा गांधी जी का क्या होगा, भारत में पहला सत्याग्रह हो जाएगा, बिहार में पहला सत्याग्रह हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। ठीक,
ये बात हो गई। वहीं अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह की अगर बात करेंगे तो ये भी 1918 से संबंधित हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि खेड़ा से पहले क्या हुआ था, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम दर्शाएंगे तो पहले कौन आएगा, चंपारण सत्याग्रह, यानी कि 3 होगा, फिर होगा 4, फिर होगा 2 और फिर कौन होगा 1। तो 3 4 2 1 इसका सही क्रम होगा। ऑप्शन में कहाँ है बताइए, 3 4 2 1 कहीं है ही नहीं। कोई बात नहीं, ऑप्शन में गलत होगा, तो 3 4 2 1 कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, तो आज की क्लासेस में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाकी सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट जो भी होता है कर दिया कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।